एक ऐसा दौर सोचिए जहां एक तरफ एक साम्राज्य अपने घुटनों पर था और दूसरी तरफ एक पूरा देश आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। हम बात कर रहे हैं 1942 से 1946 के उन तूफानी सालों की जहां भारत की किस्मत का फैसला होना था। ये कहानी है उस अंतिम संघर्ष की। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक चौंकाने वाले सवाल से। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये उस समय के जबरदस्त तनाव को दिखाता है जहां एक भी गलत कदम पूरे देश को एक ऐसी आग में झोंक सकता था जिसे बुझाना नामुमकिन हो जाता। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हम देखेंगे भारत छोड़ो विद्रोह की आग को, फिर जानेंगे उस सीक्रेट प्लान ऑपरेशन रूबिकॉन के बारे में, बात करेंगे बोस की सेना की, लाल किले के उस ऐतिहासिक मुकदमे की, और आखिर में ब्रिटेन की आखिरी बातचीत की जिसने आज़ादी का रास्ता तय किया। तो कहानी शुरू होती है साल 1942 से। पूरे देश में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत छोड़ो। ये सिर्फ कोई आंदोलन नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम का वो क्लाइमैक्स था जिसने ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इसे अक्सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शिखर माना जाता है। हुआ ये कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो का नारा एक राष्ट्रव्यापी आग की तरह फैल गया। और हां, इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज के जाने की 5 साल की उल्टी गिनती भी शुरू कर दी थी। इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी, और वो थी लोगों के बलिदान की। कनक लता बरुआ की कहानी को ही देखिए। सोचिए जरा, सिर्फ 17 साल की एक लड़की पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने की कोशिश में शहीद हो गई। उनका साहस आज भी हमें प्रेरणा देता है। चलिए अब वापस चलते हैं उस सीक्रेट प्लान पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हमें बताता है कि बंद दरवाजों के पीछे ब्रिटिश सरकार असल में कितनी डरी हुई थी। इसका कोड नेम था ऑपरेशन रूबिकॉन। हुआ ये कि जब गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू किया तो उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा, और इस खबर से लंदन में बैठे अधिकारियों में खलबली मच गई। उन्हें डर था कि अगर हिरासत में गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरे देश में ऐसा विद्रोह होगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहां दुविधा देखिए, गांधी जी का अनशन एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा था। ब्रिटिश सरकार एक तरफ गांधी जी के स्वास्थ्य और दूसरी तरफ एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह के डर के बीच बुरी तरह फंस गई थी। खैर, आखिरकार गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा और वो ऑपरेशन रूबिकॉन हमेशा के लिए एक सीक्रेट फाइल में ही बंद रह गया। लेकिन दबाव सिर्फ देश के अंदर से ही नहीं बन रहा था। भारत की सीमाओं से हजारों मील दूर एक दूसरा मोर्चा खुल रहा था, और इसके लीडर थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सोचिए, वो भारत से किसी तरह निकलकर महाद्वीपों को पार करते हुए पहले जर्मनी और फिर सिंगापुर पहुंचे। उनका मकसद सिर्फ एक था, भारत की आज़ादी के लिए अपनी एक सेना बनाना। और फिर सिंगापुर में अपने सैनिकों के सामने उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था, भारत की पूरी आज़ादी के लिए एक आह्वान जिसने हजारों लोगों में एक नया जोश भर दिया। और आईने का असर कितना गहरा था, इसका सबसे बड़ा सबूत है जय हिंद का नारा, जो उनकी सेना का सैल्यूट था, वो आज पूरे देश की पहचान बन गया है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, और अब अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने आईएनए के अधिकारियों पर सरेआम मुकदमा चलाने का फैसला किया, और उनके इसी एक कदम ने अनजाने में पूरे देश को उनके खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। जगह थी दिल्ली का वही ऐतिहासिक लाल किला जो कभी मुगल सल्तनत की शान हुआ करता था, और समय था नवंबर 1945। यहीं पर भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित मुकदमों में से एक की नींव रखी जा रही थी। कटघरे में खड़े थे ये 3 ऑफिसर्स, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख। रातों रात ये सिर्फ सैनिक नहीं रहे, बल्कि भारत की एकता और आज़ादी के लिए लड़ने वाले हीरो बन गए। और उनका बचाव करने जो वकीलों की टीम उतरी, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट थी। भूला भाई देसाई इसे लीड कर रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता ने भी सालों बाद अपना वकीलों वाला काला कोट फिर से पहना। ये दिखाता है कि इस एक मुकदमे ने आज़ादी की लड़ाई के हर गुट को एक साथ ला दिया था। और आखिर में यह मुकदमा अंग्रेजों पर ही उल्टा पड़ गया। अदालत ने तो अधिकारियों को दोषी करार दे दिया, लेकिन पूरे देश में ऐसा गुस्सा फैला कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को उनकी सजा माफ करनी पड़ी।
बस यही वो पल था जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब वो अपनी ही सेना की वफादारी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी दौर में आ गए हैं। देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव इतना बढ़ गया था कि भारत पर शासन करना अब नामुमकिन हो गया था। इसलिए अंग्रेजों ने सत्ता सौंपने की बातचीत के लिए अपना एक आखिरी मिशन भेजा। इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, भारत से निकलने का एक व्यवस्थित तरीका खोजना, ये तय करना कि पावर ट्रांसफर कैसे होगी। ये समझिए कि ये ब्रिटेन का आखिरी दांव था। तो आखिर इस प्लान में था क्या? देखिए, इसने एक यूनाइटेड इंडिया का प्रस्ताव रखा और पाकिस्तान की सीधी मांग को खारिज कर दिया। इसके बजाय एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3 लेवल का स्ट्रक्चर सुझाया गया, जिसमें केंद्र को बहुत कम शक्तियां दी गईं। ये भारत को एक साथ रखने की एक आखिरी और बहुत ही उलझी हुई कोशिश थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में महात्मा गांधी भी इस योजना के पूरे समर्थन में थे। उन्हें लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिससे भारत एक दर्दनाक बंटवारे से बच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, क्या कागज पर बनी एक इतनी जटिल योजना उन गहरी दरारों को भर सकती थी जो सालों के संघर्ष ने पैदा कर दी थी? ये वो सवाल था जिसका जवाब मिलना बाकी था, और वो जवाब हमें बंटवारे की त्रासदी के रूप में मिला।